नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि जो है आज अपना जो टॉपिक है वो है मानव में प्रजनन। मानव में प्रजनन, ठीक है, जिसमें मानव के प्रजनन अंगों के बारे में अपन देखेंगे कि ये किस तरह से। अच्छा, दूसरा जो है वो इसमें जो युग्मक कैसे बनते हैं, उनका निषेचन कैसे होता है, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो भी देखेंगे। फिर जो है वो बेबी का जो भ्रूण है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी इसमें देखा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। आज अपन देखेंगे केवल और केवल जो है वो प्रजनन के अंगों के बारे में अपन देखेंगे। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं जो है नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, उनके बारे में। सबसे पहला है जनन तंत्र। जनन तंत्र में अपन देखने जाए तो अपने अंदर जो मिलती है वो दैनिक जो है द्विरूपता पाई जाती है, यानी अपन नर एवं मादा में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ठीक है, यानी मादा में अंतर होता है। अंतर हुई जैसे चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, आम पीठ पे बालों का अधिक आना, शरीर पे बालों का अधिक आना। ठीक है, ये सारे जो है वो नर के जो है वो क्या है, लैंगिक लक्षण होते हैं। इसी तरह से मादा में देखा जाए तो आप मादा में देखोगे कि स्तनों में वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरी बात जो है वो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कुछ जो है वो मादाओं के लक्षण होते हैं। तो मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन होता है, लैंगिक, यानी इसमें दो जनों की जरूरत पड़ती है, एक तो नर की जरूरत पड़ती है, एक मादा की जरूरत पड़ती है, मादा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दोनों क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। फिर युग्मकों का निषेचन होता है, फिर निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है जिसको चाइल्ड बोलते हैं अपन। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, नर जनन तंत्र है। कौन सा है, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर बात करें तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे कि सबसे जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है इसका टेस्टिकल, यानी वर्सन होते हैं। क्या होता है ये, वर्सन। फिर वर्सन के ऊपर आपको एक संरचना दिख रही है जिसको बोलते हैं अधिवर्सन, अधिवर्सन। ठीक है, फिर आपको शुक्र नलिकाएं होती है या वाहिका होती है। ठीक है, इजोकेटोलेरी मतलब स्खलन नलिका होती है। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है, वर्षण के अंदर होता है। एक जोड़ी जो है वर्षण उदर गुहा के वहां पे और शरीर के बाहर ये पाए जाते हैं, उदर गुहा के नीचे और शरीर के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, वहां से निकलती है शुक्राणु वाली नलिका जिसको वास डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, ये जो है अपना जो जो शुक्राणु लेकर आती है और यहाँ पे ये संग्रहण होता है उसको बोला जाता है शुक्राशय। क्या बोला जाता है, शुक्राशय, जिसको बोला जाता है सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय, जहाँ पे शुक्राणु क्या रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, वहां से निकलती है वापस। तो यहाँ देखोगे ये तो होता है वो यूरेथ्रा होता है, यानी मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, मूत्र मार्ग से होते हुए जो शुक्राणु जो होते हैं वो पेनिस जिसको बोलते हैं अपन सीसम से क्या निकल जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ऊपर जो चमड़ी होती है उसको बोला जाता है पेनिस ग्लैंड्स या ग्लैंड्स पेनिस बोला जाता है। यहाँ पे एक कोशिका जो सॉरी ग्रंथि मिलती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, जो पाई जाती है इस यूरेथ्रा के चारों तरफ। इसके नीचे दो जो और होती है जिसको काउपर ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काउपर ग्लैंड। ठीक है, ये है काउपर ग्लैंड। और दूसरा जो है वो तीसरी ग्लैंड होती है वो सेमिनल वेसिकल होती है। ठीक है, तो ये है अपने जो है नर जनन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है इसके प्राइमरी ऑर्गन होते हैं, दूसरा जो होता है उसके सेकेंडरी, जिनको एसेसरीज ऑर्गन भी बोला जाता है। प्राइमरी ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो होता है वर्षण।
क्या होते हैं, वर्सन होते हैं। और वर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये दो चीजों का निर्माण करते हैं। पहली चीज जो है वो है हार्मोन, सेक्स हार्मोन बनाते हैं। दूसरी बात जो है वो ये क्या बनाते हैं, वो युग्मक बनाने का काम करते हैं। तो युग्मकों का निर्माण और हार्मोनों का निर्माण जो होता है वो टेस्टिस के अंदर होने के कारण ये जो होता है वो क्या कहलाता है, नर जनन कहलाता है या मेल गोनाड कहलाता है। ठीक है, तो नर जनन तंत्र के दो प्रमुख घटक प्राथमिक जननांग होते हैं और दूसरे होते हैं सहायक जननांग होते हैं। पुरुषों में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वर्सन पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं जो प्राथमिक जनन या जनन होते हैं, जिनको गोनाड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोनाड। इसके अतिरिक्त कई सहायक जननांग होते हैं। जैसे आप बात करोगे तो वर्सन कोश जिसको बोलते हैं स्कोट्रम सैक बोलते हैं, अधिवर्सन जिसको एपिडिडर्मिस बोलते हैं, शुक्र वाहिनिका जिसको वास डिफरेंस बोला जाता है, पेनिस। ठीक है, उसके बाद में कुछ ग्रंथियां, प्रोसेस्ड ग्रंथि है, काउपर ग्लैंड है। ठीक, ये सारी जो है वो क्या है, पाए जाते हैं किसके अंदर, नर जननांगों के अंदर। देखो शुक्राणु जो है वो बनेंगे कहाँ पे, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं जिनको एंड्रोजन हार्मोन कहा जाता है। एंड्रोजन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हार्मोन है जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये पाए जाते हैं। अब वर्सन, वयस्क पुरुष में एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी। गुलाबी रंग के होते हैं, अंडाकार होते हैं। वर्सन उदर गुहा के बाद दोनों टांगों के मध्य कोष में स्थित होते हैं जो वर्सन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्सन कोष कहलाता है, जिसको स्कोट्रम बोला जाता है। वर्सन कोष जिसको स्कोट्रम बोला जाता है की दीवार लचीली होती है, पतली होती है, रोम युक्त होती है और इसके भीतर अरेखित पेशीय तंतुओं का मोटा आवरण होता है। कौन सा होता है, अरेखित। ठीक है, मोटा उपकवचीय स्तर होता है और जिसे डॉर्टस पेशिया कहा जाता है। कौन सी पेशिया होती है, डॉर्सेट पेशिया होती है, रेखित। रेखित पेशिया तंतुओं में जिसमें स्ट्रेस मसल्स होती है जो एक दंड नुमा गुच्छा वर्सन कोष के प्रत्येक अर्ध भाग में उपकवचीय पेशी स्तर को उदरीय उपकवचीय पेशी स्तर से क्या करता है, ये जोड़ता है, जिसको वर्सन उत्कर्ष पेशिया या क्रीमेस्टर मसल्स कहा जाता है, जो किसको जोड़ता है, उदर भाग से उसको जोड़ता है। वर्सन, प्रत्येक वर्सन कोष की गुहा में एक सक्रिय क्या होती है, वर्सन नाल होती है जिसको इग्नियल कैनाल बोला जाता है। कहते हैं कि इग्नियल कैनाल जो होती है वो आप देख पाओगे तो ये रही। ठीक है, यहाँ पे ये कैनाल जो है, कहते हैं कि वर्सन जो होते हैं वो जन्म के कुछ जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर जी शरीर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन 6 या 7 माह में ये कहा जाते हैं बाहर, शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो वो उसी कैनाल के जरिए आते हैं, इग्नियल जो कैनाल होती है वहां से ये आते हैं। कई बार क्या होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो सपोर्टर अगर नहीं पहना हुआ है तो क्या हो जाता है, वर्सन वापस ऊपर उसी कैनाल के अंदर चले जाते हैं और उसको ऑपरेशन करके वापस नीचे लाना पड़ता है। शुक्र जनन नलिकाएं इसमें पाई जाती है। वर्सन में क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। शुक्र जनन नलिकाएं आप देख पाओगे तो ये जो है वो शुक्र जनन नलिकाएं होती है। इनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब, जिसको शुक्र जनन नलिकाएं बोला जाता है। ठीक है, और ये जो होती है वो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होती है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल का मतलब होता है जिसको वर्षण पाली कहा जाता है। वर्षण पालियों के अंदर बहुत सारी अपने को 2 या 3 क्या मिलती है, सेमिनिफेरस ट्यूब होती है। ये बहुत ही कुंडलित ट्यूब होती है। ठीक है, और ये कुंडलित ट्यूब है और बहुत सारी ये क्या होती है, वलय के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये जाके एक वापस आगे चल के एक में जो है ट्यूब के अंदर मिलती है जिनको बोला जाता है रेटा टेस्टिस। क्या बोला जाता है, रेटा टेस्टिस। और रेटा टेस्टिस जो होता है वो आगे चल के किसके अंदर खुलता है, ठीक है, वो खुलता है अपने एपिडीमाइसिस में। तो ये जो है वो एपिडीडाइमिस है। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं। जो टेस्टिस होती है वो ट्यूनिका वेजिनेलिस से आवरण से गिरा हुआ रहता है। ठीक है, और अंदर वाले जो होते हैं उसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो है वो क्या है, आंतरिक लेयर जो होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ठीक है, ये वो ये डक्टस डिफरेंस होती है जिसको वास डिफरेंस अपन बोलते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं बोलते हैं। ठीक है, और शुक्र नलिकाएं बोलते हैं, सॉरी, स्पर्मेटिक कोर्स होती है। ठीक है, और एपिडिवाइसिस में आपने 3 होती है, इसको कैपुट, कोड़ा। ठीक है, ये 3 भाग इसके होते हैं, हेड, बॉडी और टेल होती है। 3 भाग इसके एपिडिमाइसिस के होते हैं। तो आप देखोगे कि सेमिनिफेरस, बहुत सारी सेमिनिफेरस होती है। इन सेमिनिफेरस के अंदर ही 2 तरह की सेल पाई जाती है। एक तो सर्टोली सेल होती है, दूसरी जो होती है वो
जो जनन सेल या जर्म सेल होती है, और वही जनन सूक्ष्म जो सेल होती है वही आगे चल के क्या बनाती है, जिसको बुलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो आगे चल के क्या बनाते हैं, वो शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, सर्टोली सेल उसको क्या देती है, पोषण देती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में भी टिश्यूज मिलते हैं जिनको इंटरस्टिशियल टिश्यूज कहा जाता है। अंतराली जो है वो उत्तक कहा जाता है। इन अंतराली उत्तकों के अंदर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, वो अपने में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो आप देखोगे कि इस शुक्रजनन नलिका वर्षण की सतह के पार्श्व में आरंभ होकर कम कुंडलित होते हुए मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर सीधी होकर छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर घने जाल के रूप में खुलती है, जिनको वर्षण जालक या रेटा टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षण जालक या रेटा टेस्टिस है। तो कौन सा है रेटा टेस्टिस, रेटा टेस्टिस ये वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, रेटा टेस्टिस। तो सारी सेमिनिफेरस किस में खुल रही है, रेटा टेस्टिस के अंदर खुलती है। फिर आप देखोगे कि लगभग 15 से 20 स्वलित नलिकाएं कॉन्वोल्यूट डक्टलेस निकलती है, जिनको शुक्र वाहिनी या अपवाहिनी या वास इफ्रेंसिया बोला जाता है। ठीक है, ये कितनी होती है, 10 से 15 होती है। जो आप देख रहे हो ये यहाँ से निकलती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इनको बोला जाता है क्या, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंटिया बोला जाता है। ठीक है, ये वासा इफ्रेंटिया है। ठीक है, जिसको अफवाही वाहिनिका ही बोला जाता है, जो रेटाटेसिस से आरंभ होकर एपिडिडाइमिस में जाती है या अधिवर्षण के अंदर ये जाती है। ये नलिकाएं वर्षण के अग्रभाग या ऊपरी सतह पे पहुंचकर एक लंबी अधिवर्षण या एपिडीमाइसिस नलिकाओं के अंदर क्या होती है, में खुलती है। तो सबसे पहला है सेमिनिफेरस ट्यूब। सेमिनिफेरस ट्यूब किस में खुलती है, वो खुलती है अपने रेटाटेस्टिस में। रेटाटेस्टिस किस में खुलती है, वो खुलती है वासा इफ्रेंटिया में। वासा इफ्रेंटिया आगे चल के किस में खुलती है, अधिवर्षण के अंदर खुलती है। फिर है शुक्र वाहिनी का आंतरिक सतह पे पक्षमा भी उपकला स्तंभीय उपकला कोशिकाओं से बना होता है, जिसके कारण एक पतली वर्तुल पेशियों का पाया जाता है। देखो पक्षमा भी है, पक्षमा भी का मतलब होता है कि शुक्राणु को जो मूवमेंट करवाने के लिए ये जो आंतरिक स्तर होता है शुक्र वाहिनी का, वो कैसा होता है, पक्षमा भी होता है, जिससे शुक्राणु जो होता है वो आसानी से आगे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होती है शुक्र वाहिनिकाओं की आंतरिक जो है वो संरचना होती है। मानव रहित अधिकांश स्तनीय जीवों में वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं के परिपक्व उदर गुहा में अधिक तापमान के कारण संभव नहीं है। देखो यह है कि वर्षण जो होते हैं वो हमेशा उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। इसका रीजन ये है कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, और उनको चाहिए जो है वर्षण में के अंदर शुक्राणु के निर्माण के लिए उनको अपने बॉडी टेम्परेचर से कम 2 या 2.5 जो है वो कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए ये शरीर से बाहर होते हैं। आप देख सकते हो कि भी जैसे सर्दियां आती है तो वर्षण जो होते हैं वो शरीर के पास में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, यानी वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, और गर्मियों में कैसे होते हैं, शरीर से दूर हटने की कोशिश करते हैं। तो यही रीजन है कि जब सर्दी होती है तो बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, ठंड के कारण कम होता है। तो उस समय क्या होगा, ये पास में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी गर्म जो उस समय बॉडी जो होती है वो बाहर के टेम्परेचर से गर्म होती है, तो ये जो है वो कम टेम्परेचर होने के कारण ये कहा जाता है शरीर में पास के जाने की कोशिश करेंगे, और गर्मियों में ये शरीर से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और बाहर रहने का कारण भी यही है क्योंकि इनमें वर्षण कोर्स में ताप शरीर के लगभग 2 से या 2.5 डिग्री कम तापमान की जरूरत होती है, तब जाके ये शुक्राणु बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। यानी यहाँ की सेल जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है ताप के प्रति। शुक्राणुओं के परिवर्तन सुगमता से संभव हो जाता है। सर्दियों में वर्षण कोशों का ताप कम होने लगता है, जिसमें डॉर्सेटा पेशिया व वर्षण उत्कर्ष पेशिया सिकुड़न के कारण वर्षण कोश उदर गुहा में अधिक नजदीक ले जाती है, जिससे शरीर के ताप के कारण वर्षण का ताप भी नियत बना हुआ रहता है, ताकि ताप क्या रहे, मेंटेन रहे। शरीर से बाहर का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम होने के कारण जो होंगे वो जो वर्षण जो होते हैं वो शरीर की तरफ चले जाते हैं, उदर गुहा के तरफ चले जाते हैं, ताकि वहां टच में रहेंगे तो शरीर के तापमान में उसका क्या होगा, तापमान बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनते हैं ये एपिडीमाइसिस होता है। ठीक है, जिसको अधिवर्षण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले शुक्रजनन नलिकाओं में बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर शुक्राणु बनते हैं, वहां से जाते हैं रेटा टेस्टिस में, रेटा टेस्टिस से जाते हैं वासा इफ्रेंटिया में, वासा इफ्रेंटिया से जाते हैं ये एपिडीमाइसिस में जाते हैं, और वहां से जाते हैं शुक्र वाहिकाओं के अंदर।
फिर अगर वर्षण की औतिकी देखें, ठीक है, तो प्रत्येक वर्षण में लगभग 4 सेंटीमीटर मोटा और 2.5 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 10 से 12 ग्राम का भार वाली संरचना होती है। वर्षण पे 2 आवरण पाए जाते हैं, एक तो वर्षण का कोश जिसको बोला जाता है टेस्टिकुलर कैप्सूल होता है, ठीक है, इसमें महीन आवरण की योनिक कुंचन जिसको ट्यूनिका वेजिनेलिस कहा जाता है, ठीक है, जो बाहर वाला होता है। उदर गुहा के उदा आवरण से बनता है, ये उदर गुहा के आवरण से बनता है। इसकी जबकि भीतरी जो श्वेत कुंचन होता है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, जो श्वेत तंतु में संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता था। आंतरिक स्तर जो होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है, बाहरी स्तर जो होता है वो क्या कहलाता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस कहलाता है, ठीक है। ये स्तर स्थान स्थान पे वर्षण में धसे हुए वर्षण पट्टिका या सेप्टुकुलर टेस्टिस होते हैं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक वर्षण में कम से कम आपको टेस्टिकुलर के लोब्यूल या वर्षण जो है वो क्या मिलते हैं, पालिया मिलती है, ठीक है, पिट्टुको या पालिया, वर्षण पालिया जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनकी संख्या 250 से 300 के बीच में होती है, वो ये यहाँ पर ये जो है 1 है 2 है 3 है, ऐसे इनमें जो है वो कितनी 250 से 300 के में होती है, काफी ज्यादा होती है। पिंडक उत्तक में 2 या 3 महीन कुंडली शुक्र जनन करने, एक अगर टेस्टिकुलर की लोब्यूल की बात करें तो उसमें कितनी 2 या 3 क्या मिलती है, शुक्र जनन नलिकाएं मिलती है। क्या मिलती है, शुक्र जनन नलिका कितनी मिलती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, अपन देखेंगे तो वहां पे आपको 2 से 3 मिलती है। पिंडक उत्तक में अनेक नलिकाओं के अतिरिक्त अंतस्रावी कोशिकाएं व रुधिर कोशिकाएं व तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संयोजिक उत्तक में अंतराली कोशिका भी पाई जाती है। अंतराली कोशिका कहाँ पे आप यहाँ देखोगे, देखो ये जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब है जिसको कट करके देखा गया है, तो बहुत सारी पास पास में है इसलिए अपने 3 जो है वो यहाँ पे ली गई है, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब आप देखने जाओगे तो इसके अंदर आपको एक तो बड़ी सेल मिल रही है और बाकी जो है वो छोटी छोटी यहाँ पे सेल होती है, ठीक है। अब जो बड़ी सेल है उसको बोला जाता है सर्टोली सेल, क्या बोला जाता है, सर्टोली सेल, जिसको सपोर्टिंग सेल भी बोला जाता है, आलंबन कोशिका भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और छोटी जो सेल है जिनको बोला जाता है शुक्र जननी कोशिकाएं, ठीक है, ये कोशिका जिसको स्पर्मेटोगोनियल सेल भी कहा जाता है, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल ही क्या बनाती है, ये स्पर्म बनाती है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो यहाँ पे क्या बनाती है, वो क्या बनाएगी, ये स्पर्मेटोगोनियल कोशिका, ये कोशिका जो है वो क्या बनाती है, वही शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली सेल क्या करती है, उसको पोषण प्रदान। फिर आप देखोगे कि ये नलिका है, ये भी नलिका है, ये भी नलिका है। इन नलिकाओं के मध्य में आप देखोगे तो आपको कुछ टिश्यूज मिलते हैं जिनको बोला जाता है क्या, कौन सी सेल होती है, इंटरस्टिशियल सेल होती है, यानी अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है, अंतराली कोशिका। और यही जो है वो कौन सा हार्मोन निकालती है, एंड्रोजन हार्मोन निकालती है, एंड्रोजन, और वो इसके अंदर ही होता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब है, ठीक है। ये इसका बाहर वाला जो आंतरिक वाला आवरण है एल्बुजिनिया। तो इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल कोशिका, इनको जो अंतराली कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल होती है। और ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, का स्राव करती है, जिसके कारण पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण तथा सहायक जनन अंगों का विकास होता है, ठीक है। जो सहायक जनन अंग है वो उनका विकास जो होता है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। और ये हार्मोन निकालने का कार्य कौन करता है, ये करता है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप देखोगे आगे के प्रत्येक शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर चारों तरफ संयोजी उत्तकों से बना झिल्लीमय आवरण होता है जिसे ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक शुक्रजनन नलिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, एक संयोजी उत्तकों से बना झिल्लीमय आवरण होता है जिन्हें ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाता है। ये वाला, ये इसका आवरण जो होगा वो ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाएगा। वर्षण की औतिकी में देखे जाएंगे तो इसके अंदर जनन उपकला एपिथेलियम अंदर की तरफ, जैसे ये है, ये ट्यूनिका प्रोपिया, और इसके अंदर जो जनन उपकला है तो आप देखोगे तो इस तरह की ये संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें छोटी छोटी जो कोशिका होती है जिनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियल सेल या शुक्र जनन जो है वो नलिकाएं शुक्र जनन कोशिकाएं कहा जाता है।
ठीक है, इसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। कितना तरह की पाई जाती है? दो प्रकार की। पहली जो प्रकार है वो शुक्र जनन कोशिका है, जिसको स्पर्मेटोगोनियल सेल कहा जाता है। इसके द्वारा शुक्र जनन यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाएगा इसको स्पर्मेटोजिनेसिस कहा जाएगा। जिनेसिस का मतलब होता है कोई चीज बन रही है, यानी क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। या शुक्र जनन यानी शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरी जो कोशिकाएं होती है वो आलंबन कोशिका होती है, वो इससे काफी बड़ी होती है, आपको आसानी से ये दिखती भी है। ठीक है, ये जो कोशिका है इनमें सर्टोली सेल कहा जाता है या धात्री कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिका संख्या में कम होती है, आकार में बड़ी होती है, स्तंभी प्रकार की होती है तथा स्वतंत्र सतह वाली या भाग कटाफटा होता है। कैसा होता है? कटाफटा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर इसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरह से आता है, क्योंकि इसके अंदर जो है स्पर्म जो होते हैं वो इनके अंदर धसे हुए रहते हैं, और तब तक धसे हुए रहते हैं जब तक वो मैच्योर होके वहां से रिलीज नहीं हो जाते हैं। जब भी ये रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन बोला जाता है। ठीक है, ये शुक्राणु का वहां से हटना, किससे? सर्टोली सेल से। जब तक ये परिपक्व नहीं होते तब तक ये न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं? सर्टोली कोशिकाओं से लेते रहेंगे। इस भाग में शुक्राणु पूर्व कोशिका स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का मतलब क्या है कि देखो, जब असूत्री विभाजन होता है तो उसके अंदर जो सबसे पहली सेल बनती है वो शुक्राणु जैसे नहीं होती। शुक्राणु का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो शुक्राणु का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नजर आएगा, लेकिन जो स्पर्मेटिड सेल होती है वो ऐसी होती है, राउंड होती है। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटिड्स, ठीक है, ये आगे चल के किसमें बदलता है? स्पर्म में बदलता है, जिसको स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजोआ के अंदर बदला या स्पर्म के अंदर बदला। कौन बदला? स्पर्मेटिड्स बदला। ये स्पर्मेटिड किसमें बदलता है? स्पर्मेटोजोआ में के अंदर या स्पर्म के अंदर चेंज होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को मियोजिनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजिनेसिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजिनेसिस कहा जाता है। तो इसको स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं? शुक्राणु बनना। शुक्राणु बनना इसको बोला जाता है क्या? स्पर्मियोजिनेसिस कहा जाता है। ठीक है, स्पर्मियोजिनेसिस कहा जाता है। ठीक है, और एक को बोला जा हटना है, उसको बोला जाता है स्पर्मिएशन कहा जाता है। सर्टोली कोशिकाओं से सटकर संलग्न होती है। सर्टोली कोशिका विकासशील जनन कोशिकाओं की सुरक्षा, आलंबन, उसको सहारा प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, साथ साथ में शुक्राणु पूर्व कोशिका के अनावश्यक कोशिका द्रव का विघटन भी करती है। जो इसके अंदर अनावश्यक जो है, क्योंकि जब शुक्राणु बनते हैं तो बहुत सारे जो होते हैं वो कोशिका क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। गोल्गी अपरेटस जो होता है वो उसके ऊपर वाला हेड बनाता है, जिसको एक्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बाकी जो होते हैं वो ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो विघटन, इनके द्वारा शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाला हार्मोन एफएसएस, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसको निकालती है, की क्रिया नियमन करता है। एक होता है हेतु इनहिबिटिंग नामक प्रोटीन हार्मोन का भी स्त्राव किया जाता है। इसका इनहिबिटिंग जो है वो क्या? प्रोटीन का भी स्त्राव किया जाता है। ये भी जो है वो इनके द्वारा होता है। फिर आप देखोगे कि अधिवर्षण। अधिवर्षण जब शुक्राणु का निर्माण जब हो जाता है, कहाँ पे? तो सर्टोली सेल से वो रिलीज हो जाते हैं। कहाँ पे हो जाते हैं? सर्टोली सेल से रिलीज हो जाते हैं। जैसे ये सर्टोली सेल से रिलीज हो जाएंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे? वो पहुंचेंगे एपिडीमाइसिस में। दूसरा वाला भाग जो है वो इसके ऊपर ही होता है। इसकी परत में लगभग 6 मीटर लंबी होती है। 6 मीटर लंबी होती है, देख लो। लेकिन ये बहुत ही कुंडलित होने के कारण, अत्यधिक कुंडलित है, देखो, अत्यधिक कुंडलित और छपटी नलिका होने के कारण ये छोटे दिखते हैं। अत्यधिक कुंडलन व संयोजी उत्तक द्वारा परस्पर ये चिपके हुए रहते हैं। इनकी दीवारों में बाहर की तरफ मोटी पेशीय स्तर होता है, आंतरिक की तरफ जो होता है वो उपकला स्तर का बना हुआ होता है। इन नलिकाओं में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला शीर्ष, जिसको बोलते हैं कैपुट, मध्य भाग को बोला जाता है कॉर्पस, और उच्च भाग को बोला जाता है कॉडा। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। ये ऊपर वाला भाग होता है सबसे। ठीक है, तो आप देख पाओगे तो सबसे ऊपर वाला भाग ये इसको बोला जाता है कैपुट। ठीक है, बीच वाले भाग को बोला जाता है कॉर्पस और नीचे वाले भाग को बोला जाता है कॉडा। ये वर्षण के ऊपरी भाग से टिका हुआ रहता है। अपवाही वाहिनी का इस भाग में आके खुलती है। कौन सा? वासा इफ्रेंटिया। वासा इफ्रेंटिया जो होता है वो या आके खुलता है एपिडीमाइसिस में। फिर मध्य भाग में होता है, मध्य भाग सकरा होता है, पतला चपटा होता है, वर्षण के पच भाग तक ये फैला हुआ रहता है।
फिर होता है अंतिम भाग होता है, वो कौन सा होता है, कोड़ा होता है। ठीक है, ये पतला होता है, वृषण के नीचे वाले भाग को ढके हुए रहता है। फिर यहां से शुक्राणु प्रवेश करते हैं किसके अंदर, शुक्रवाहिनिका के अंदर। किसमें करते हैं, शुक्रवाहिनिका के अंदर। शुक्रवाहिनिका की लंबाई जो होती है वो 45 सेंटीमीटर लगभग होती है। पुच्छक में अधिवर्षक जो होता है, पुच्छक अधिवर्षक मतलब कोड़ा, कम कुंडलित होकर एक मोटी नलिका के रूप में सीधा होकर शुक्रवाहिनिका के भीतर स्थित कूट स्तरीय स्तंभ उपकला, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीडोपोलिया स्टेट कोलुम्बर एपिथेलियम से बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें से कुछ कोशिकाएं विशेष तरल पदार्थ का स्राव करती है, ये जरूर ध्यान रखना, ताकि शुक्राणु, देखो अभी तक कोई लिक्विड आया नहीं है, केवल और केवल शुक्राणु आया, तो यहाँ से जो कुछ लिक्विड बनता है और वो लिक्विड की फ्लो से क्या करता है, शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और शुक्राणु मार्ग में शुक्राणु के गमन हेतु ये चिकना बनाता है, इसको कैसा बनाता है, ये चिकना बनाता है। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये शुक्रजनन नलिका की आंतरिक स्तर द्वारा क्या किया जाता है, एक तरल पदार्थ का स्राव किया जाता है, जो शुक्राणु के गति में गमन हेतु क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। फिर है इनकी दीवारों पे पेशियों में तरंग गति होती है, तरंग गति से शुक्राणु क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु वाहिनी का अधिवर्षण के पक्ष भाग से आरंभ होकर ऊपर जो होते हैं वो वर्षण नाल से होते हुए उदर गुहा में मूत्राशय के पक्ष तल के नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो आप शुरुआत में देखोगे तो ये वर्षण से उदर गुहा से ये वर्षण नाल होती है, यहाँ से होते हुए ये मूत्राशय के पक्ष भाग में पीछे की ओर जाके ये क्या खुलते हैं, ये सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय के अंदर खुलते हैं। अंत में चलता हुआ फूला हुआ तुम्बिका एम्पुला कहलाता है, या शुक्राशय में छोटी छोटी वाहिनिकाओं के अंदर ये खुलते हैं। दोनों से मिलने वाले स्खलन नलिका इजेकुलेटेड डक्ट, यानी जैसे सपोज मान लो ये शुक्राजनन नलिका है, ठीक है, और ये जो है वो अपन मान लेते हैं कि ये एपिडिमाइसिस है, ठीक है, ये सॉरी शुक्राशय है, ये शुक्राशय है। अब शुक्राशय में आप देखोगे कि यहाँ शुक्राणु मिलते हैं, ठीक है, और इसको ये वाली जो नलिका इसको भी बोला जाता है स्खलन नलिका, जाती है तब इसको क्या बोला जाता है, स्खलन नलिका बोला जाता है। ठीक है, तो स्खलन नलिका का निर्माण होता है। तुम्बिकाओं एम्पुला में शुक्राणु के अस्थायी रूप से संग्रहण किया जाता है और स्खलन वाहिनिकाओं का अंत में मूत्र यूरेथ्रा के अंदर ये खुलते हैं। ठीक है, फिर ये कहा जाता है, ये जाता है शुक्राशय के अंदर, मूत्र मार्ग के अंदर। मूत्र मार्ग मतलब आगे क्या, मूत्राशय में मूत्र वाहिनी से स्खलन वाहिनिकाओं से, यहाँ से ये निकलेंगे स्खलन वाहिनिका से मिलते हुए मूत्रजनन नलिका या मूत्र मार्ग में ये बनाती है, और लगभग ये 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। शीशन के अग्र सिरे पे मूत्र जनन छिद्र होता है। देखो मूत्र मतलब मूत्र भी यहाँ से बाहर निकलता है, जनन पदार्थ भी बाहर निकलता है, इसलिए इसको बोला जाता है मूत्र जनन छिद्र बोला जाता है, यूरोजिनेटियल पोर बोला जाता है, या एपरेटस बोला जाता है। फिर इनके साथ साथ में यहाँ से स्पर्म जो होते हैं वो पेनिस के जरिए बाहर निकलते हैं। फिर है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में आप देखोगे पुरुषों में मुख्यतः 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां पाई जाती है, जो अपने अपने स्राव मूत्र मार्ग के अंदर छोड़ती है। ये सभी स्राव जो है अधिवर्षण शुक्राशय द्वारा स्रावित पदार्थ व शुक्राणु से मिलने से शुक्र द्रव्य या वीर्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो सीमेन का निर्माण करते हैं। और नर में निम्नलिखित जो है वो ग्रंथियां पाई जाती है। 3 प्रकार की ग्रंथियां है। पहली तो है वो कौन सी है, वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी जो होती है वो शुक्राशय है। तीसरा जो है वो कौन सा है, काउपर ग्लैंड है, जिसको बुल्बो यूरेथर ग्लैंड भी कहा जाता है। सबसे पहली है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्रंथि मूत्र मार्ग के अग्र भाग के दो चारों तरफ ये स्थित होती है। जैसे ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र मार्ग के चारों तरफ यहाँ पे ये स्थित होती है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा हल्के सफेद सारी पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, ये भी स्त्राव करती है। ठीक है, जो वीर्य का लगभग 35 से 30% भाग बनाती है। वीर्य में इसकी मात्रा जो होती है वो इस ग्रहण की जो स्त्रावित पदार्थ की मात्रा जो होती है वो 20 से 30% होती है। ये तरल पदार्थ में क्या क्या मिलता है, एक तो फॉस्फेट मिलता है, सिट्रेट मिलता है, लाइसोजाइम मिलता है, फाइब्रिनोलाइसिन मिलता है, स्पर्मिन मिलता है, आदि जो है पदार्थ पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को सक्रिय बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और वीर्य का स्खलन को रोकते हैं। स्खलन मतलब इसको जमने से रोकते हैं। अधिक आयु में प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, जिसको मूत्र विसर्जन में क्या आती है, कठिनाई होती है, उसमें जलन उत्पन्न होती है, तो करते हैं कि इसका सर्जरी कर करके इसको रिमूव किया जाता है। फिर दूसरी जो है वो है सेमिनल वेसिकल, जिसको बोलते हैं शुक्राशय। मूत्राशय की तरह पृष्ठ सतह पर स्थित एक जोड़ी थैली नुमा क्या पाई जाती है, संरचना होती है, जो पीले रंग के चिपचिपे तरल पदार्थ का स्राव करती है वाली ग्रंथि है। शुक्राशय का स्राव में 60% भाग जो होता है वो किसका होता है, वीर्य का, वो किसका होता है, किसका, शुक्राशय का होता है। मेन याद रखने वाली बात,
इसके अंदर एक तो फ्रक्टोज पाया जाता है, पहली चीज एनर्जी सोर्स है। शुक्रा शर्करा पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टोग्लैंडिस, ठीक है, तथा प्रोटीन जिसमें सेमिनोजेलिन ये पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं को मैच्योर या उसको गमन करने हेतु ऊर्जा का प्रदान करते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज शुक्राणु को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। जो शुक्राणु को गमन हेतु ऊर्जा प्रदान शुक्राशय द्वारा आती है, जिसके अंदर शुक्राशय द्वारा जो पदार्थ निकाला जाता है उसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है, और जिससे क्या होता है, शुक्राशय जो है वो फ्रक्टोज निकालने से क्या होगा, जो फ्रक्टोज के अंदर जो एनर्जी होती है वो शुक्राणु को मिलती है, जिससे शुक्राणु आसानी से आगे गति करते हैं। काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, ये जस्ट इसके नीचे पाई जाती है, यहाँ पे। ये मूत्र मार्ग है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और ये कौन सी है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, या काउपर ग्लैंड भी बोला जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे मूत्र मार्ग के दोनों पार्श्व में एक एक छोटी अंडाकार ग्रंथियां स्थित होती है, जिसे काउपर ग्रंथि कहा जाता है। मैथुन के समय इन ग्रंथियों के द्वारा एक गाढ़ा चिपचिपा सारी पदार्थ पारदर्शी निकाला जाता है, क्योंकि देखो जब मूत्र उत्सर्जन होता है वो भी उसी मार्ग से होगा, तो हो सकता है मूत्र मार्ग से मूत्र का जो पीएच जो होता है वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है, ठीक है। और एसिडिक होने से क्या होगा, जैसे स्पर्म अगर जाते हैं तो उस जो बूंद जो अंदर जो सतह पे चिपकी हुई रहती है, ठीक है, तो उनके कारण वो शुक्राणु क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है, या डिजनरेट हो सकते हैं। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इसको मार्ग को एक गाढ़ा चिपचिपा सारी पदार्थ स्त्रावित होता है, जिससे उसका मार्ग जो होता है वो कैसा होता है, लुब्रिकेट हो जाता है। कैसा हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है। और उसकी अम्लता, तरल पदार्थ के स्त्राव से क्या हो गया, मूत्र मार्ग चिकना बनता है। पहली चीज, मूत्र मार्ग की जो अम्लता है वो समाप्त करके उदासीन करके हल्का सारीय बना देते हैं। कैसा बना देते हैं उसको, हल्का सारीय बना देते हैं, क्योंकि अपने वीर्य भी कैसा होता है, वो हल्का सा सारीय होता है। ये तरल मादा की योनि में चिकना कर मैथुन क्रिया को कैसा बना देता है, ये सुगमता से बना देता है। फिर है सीसन। सीसन का एक ही काम है क्या, केवल जो है शुक्राणु को डोनेट करना। वो कहाँ पे, मादा की योनि के अंदर, वेजाइना के अंदर। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी वसन कोष के बीच में उदर में लटका हुआ एक लंबा बेलनाकार उत्पादनशील या उत्साही, ये अत्यधिक संवनी रिस वेस्कुलराइज मैथुना अंग पाया जाता है, जिसे अपन सीसन बोलते हैं, ठीक है। ये महीन उदर भित्ति द्वारा ढका हुआ रहता है। सीसन का है जिसको बॉडी पेनिस तंतुमय पेशी उत्तकों संयोजी उत्तकों से बना 3 स्पंजी अनुलंबन होती है, यानी 3 इसमें झिल्लियां ऐसे मिलती है, ठीक है, डोरिया होती है। इनमें से 2 मोटी डोरी होती है, जो ऊपर वाली जो होती है वो 2 मोटी डोरी होती है, ठीक है, डोरिया होती है। सीसन के पृष्ठ भाग जो ऊपर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। और तीसरी जो होती है वो मूत्र मार्ग के चारों ओर अधिवर्तित भाग जो होता है, यहाँ पे ये मूत्र मार्ग होता है, कि पतली डोरी होती है। पृष्ठवर्ती भाग की डोरिया सीसनपन को सुगम तथा कॉर्पोरा कैवर्नोसा व अधर्तवर्ती डोरी को स्पंजा पिंड या कॉर्पस स्पोंजोस कहते हैं। देखो जो पृष्ठ की 2 डोरियां है इनको कॉर्पोरा कहना केवर नोसा बोला जाता है, और नीचे वाली को बोला जाता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम बोला जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो है वो कौन सी है, कॉर्पोरा जो है वो कौन सी है, कॉर्पोरा केवर्नोसा है, और नीचे वाली जो है कॉर्पोरा स्पोंजियोनस है। जब मैथुन क्रिया के दौरान क्या होगा कि इन जो है जो डोरिया जो है इनके अंदर क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे जो सीसन जो है वो कैसा होता है, इरेक्टाइल हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है, और उस समय वो तैयार होता है कहाँ पे, स्पर्म को डोनेट करने के लिए। सीसन का सिक्र भाग जो होता है फैला हुआ वो भाग होता है चिकना मुंडल, जिसको ग्लैंड पेनिस बोला जाता है, ठीक है। तो जो आगे वाला जो भाग होता है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है वो इसको बोला जाता है ग्लैंड पेनिस, ठीक है, सीसन मुंड कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सीसन मुंड कहा जाता है, का निर्माण होता है। केवल कॉर्पोरा स्पोंजोस का बना हुआ होता है, इसमें केवल क्या होता है, कॉर्पोरा स्पोंजोस होता है। सीसन मून को ढकने वाली त्वचा को टोपी के समान होती है, जिसको सीसन मुंडस कहा जाता है। इसके ऊपर जो झिल्ली होती है, ठीक है, जो इसको ढक के रखती है, इसको बोला जाता है प्रीपियर्स, ठीक है, जिसको बोला जाता है सीसन आसन, सीसन मुंड छद।
ठीक है, ढकने वाली जो चमड़ी होती है वो। ये मैथुन क्रिया के समय शीशन मूल के आधार पर वलित हो जाता है। सामान्य अवस्था में शीशन 3 डोरियों में उपस्थित रक्त कोटर खाली रहते हैं जब तथा पेशियां संकुचित रहती है। इस समय मूत्र जनन छिद्र का मूत्र द्वारा बाहर निकलता है। इस समय जब उत्तेजित अवस्था में नहीं होगा तब ये दोनों तीनों डोरियां जो होती है वो खाली रहती है। ठीक है, इसमें और जो नीचे वाली जो डोरी है वो केवल और केवल क्या करती है, मूत्र का उत्सर्जन करती है। मैथुन के प्रति उत्तेजना में शीशन में धमनी से रक्त स्पंदन डोरियां कोटरों में भर जाती है और पेशियां शिथिल हो जाती है। शीशन फूल जाके बड़ा और कड़ा हो जाता है और मूल वाला भाग जो होता है वो नग्न हो जाता है और शीशन तन के खड़ा हो जाता है। मानव में जनन तंत्र इरेक्शन शीशन में रुधिर परिसंचरण के निर्भर करता है। इरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, परिसंचरण पे, रुधिर का परिसंचरण कैसा है। शीशन मैथुन के समय उत्तेजित अवस्था में योनि की गहराई तक प्रवेश करता है और जिससे मैथुन के समय निकलने वाले शुक्राणु जो है वो गर्भाशय के तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो नर जनन तंत्र होता है। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये थे नर जनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अगर बात करें तो फीमेल में मेन जो होता है वो होता है ओवरी। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन अंडा से, ये अंडा से। ठीक है, ये अंडवाहिनी है। ठीक है, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये अपना यूट्रस है, गर्भाशय। ठीक है, फिर आप देखोगे गर्भाशय की 3 दीवारें होती है। एक तो होती है एंडोमेट्रियम, आंतरिक स्तर, मध्य स्तर, ठीक है, और एक होता है जो बाहरी स्तर होता है। ठीक है, जो बाहर की तरफ होता है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो बाहर वाली को बोलेंगे पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम आंतरिक वाला, और बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, आगे वैसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे ये जो गिरवा है, ये जो गर्भाशय को और वेजाइना को, योनि को, दोनों भाग को अलग करती है या दोनों भाग इसी माध्यम से एक दूसरे में खुलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेविक्स, श्रीविक्स। ठीक है, श्रीविक्स बोला जाता है और इसको बोला जाता है हिंदी में गिरवा। फिर ये होती है वेजाइना, जिसको बोला जाता है योनि। ठीक है, और योनि के बाहर वाले भाग को बोला जाता है बग या वुल्वा। ठीक है, सर्वाइकल या एक्सटर्नल ओसिस है। ठीक है, यूट्रनल के बाद ये फंडस होता है, बड़ा वाला नाशपाती आकार का भाग है। ठीक है, आप देखोगे मैं स्त्रियों में एक जोड़ी अंडा से प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है, के रूप में होते हैं, क्योंकि यही बनाते हैं क्या, जो है हार्मोन में बनाते हैं। दूसरा जो है वो क्या करता है, ये युग्मकों का निर्माण करते हैं, मादा युग्मकों। इसके अतिरिक्त अन्नवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग, ठीक है, जनन ग्रंथियां, स्तन, सहायक जो है वो क्या होते हैं, जननांग होते हैं। प्रजनन क्रिया में स्त्री की पुरुषों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मादा जनन तंत्र द्वारा जनन से संबंधित कई कार्यों को संपादित किया जाता है, जिसे अंडाणु का निर्माण करना, मैथुन के समय शुक्राणु को ग्रहण करना, ठीक है, और गर्भाधान हेतु अनुकूलन वातावरण तैयार करना। देखो 3, पहला सबसे पहला तो क्या है, अंडाणु का निर्माण करना, फिर है शुक्राणु को जो है वो लेना। ठीक है, तो शुक्राणु यहाँ छोड़े जाते हैं, यहाँ से आते हैं गर्भाशय में, गर्भाशय से आते हैं फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न जो होती है वो अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी के भी एम्पुलर रीजन में होती है। 3 रीजन होते हैं, इनफंडिबुलम, आप ये देखोगे ये इनफंडिबुलम है, जहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको फिम्ब्राई बोला जाता है। ठीक है, ये फिम्ब्राई से, ये जो फनल शेप में आपको दिख रहा है ये इनफंडिबुलम है, ये आपको उंगली जैसे उभार दिख रहा है, इसको फिम्ब्राई बोला जाता है। फिर यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा सा फुला हुआ भाग आपको दिखेगा, वो एम्पुला होगा, और एम्पुला से आगे इतमस होगा। ये 3 भाग इसके होते हैं। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न जो होती है वो कहाँ पे होती है, एम्पुला में होती है। और ऐसा अगर आ जाता है कि एम्पुला और इतमस के जंक्शन पे, तो भी वो सही है। तो दूसरी चीज, अब फर्टिलाइजिंग होने के बाद में गर्भ धारण करना है, तो गर्भ धारण के लिए यहाँ पे यूट्रस के अंदर एक बड़ा सा, एक अच्छा सा वातावरण को तैयार करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे होता है। फिर नवजात शिशु को भ्रूणावस्था तक और प्रसव के पश्चात पोषण देना है। पहले जो भ्रूणावस्था के अंदर भी पोषण देना पड़ता है, जिससे अफरा का निर्माण होता है, ये प्लेसेंटा होती है। ठीक है, और उसी माध्यम से क्या होती है, जो यहाँ पे उनको शिशु को क्या मिलती है, जो पोषण प्रदान होता है। ठीक है, स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध का संश्लेषण करना, स्त्राव करना। स्तन ग्रंथियों जो है वो भी क्या करती है, दूध का स्त्राव करती है, वो बर्थ के बाद होती वाली घटना होती है।
अंडाशय को देखा जाए, स्त्रियों में 2 अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय जो है वो 1.5 से 3 सेंटीमीटर व 8 mm, ठीक है, मोटी होती है। ठीक है, वक्र के पीछे श्रोणि प्रदेश में व मध्य अंडाशय नामक आंतर योजनी, जिसको मेनेस्ट्री बोला जाता है, द्वारा उदर गुहा के पृष्ठ पार्श्व भित्ति से संलग्न होती है। ये जो उदर गुहा की जो भित्ति होती है उससे संलग्न होती है। अंडाशय द्वारा अंडाणु का उत्पत्ति होती है और मादा जनन हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी होता है। ये है अंडाशय की औतिकी। अंडाशय की औतिकी आप देखने जाओगे तो यहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियम होती है। ये बाहर जो आप कवच देख रहे हो उसका बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ से क्या बनती है, ये फॉलिकल होते हैं। क्या बनते हैं, फॉलिकल। कहते हैं कि फॉलिकलों का निर्माण जो होता है वो जब बच्ची अपने माँ के गर्भ में होती है उस समय ही हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जब वो एजल उस समय ही क्या हो जाता है, अंडाणु का निर्माण भी कुछ अवस्था तक हो जाता है। यानी प्रोफेज फर्स्ट तक जो है वो अंडाणु का निर्माण जो होता है वो उसके फेटल एज में हो जाता है, यानी कहते हैं भ्रूणीय अवस्था एज में हो जाता है। यानी प्रोपेज फर्स्ट में वो रुका हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो होता है प्रोपेज फर्स्ट के बाद में जब बच्ची जन्म लेती है और जन्म के बाद में जब वो प्यूबर्टी तक आती है, यानी 12 से 13 साल तक वो अवस्था रुकी हुई रहती है। ठीक है, अच्छा, जन्म के बाद में कोई भी नए फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, जितने बने हुए होते हैं वही रहते हैं। ठीक है, तो 60 से 80 हजार तक प्रत्येक जो है ओवरी के अंदर ये जो है क्या मिलते हैं अपने को, ये फॉलिकल मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर वो प्यूबर्टी में जब यौना आरंभ अवस्था के अंदर जब पहुंचती है तब वो धीरे धीरे जो है 1 बाय 1 जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये फॉलिकल क्या होते हैं, परिपक्व होते जाते हैं। ठीक है, तो जब ये जो प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्रीमोडियल फॉलिकल है, मतलब सबसे पहले वाले। ठीक है, ये बनते हैं प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी से बढ़ता है अर्लियर टर्सरी। ठीक है, फिर होता है एट्रियल जिसमें अंदर गुहा बन जाती है। ठीक है, ये जो होता है वो टेरिस्ट्रियल, ये बनता है ग्राफियन फॉलिकल और ये बनता है ग्राफियन फॉलिकल। सबसे बोलते हैं कि परिपक्व जो फॉलिकल होता है वो होता है ग्राफियन फॉलिकल। ये बात अपन ने ग्रंथि वाले भाग में भी देखा था। ठीक है, जब ये परिपक्व हो जाता है इसको बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल में से कौन बाहर निकलता है, अंडा बाहर निकलता है। स्तनधारियों के अंदर, ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो अंडा बाहर नहीं निकल के इसको बोला जाता है सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी oocyte बोला जाता है, oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जब जाता है ये अंडा बाहर, तब इसके पास में जब स्पर्म आते हैं, ठीक है, तो स्पर्म आने के बाद में अब ये बनता है क्या, ओवम, फर्टिलाइजेशन के समय। क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है जब ये अंडा बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे प्यूबर्टी में आता है तो ये फॉलिकल क्या हो जाते हैं, परिपक्व होना स्टार्ट होता है। यानी और परिपक्व के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो कौन सा, एफएसएस है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो अपने अंदर निकालती है। ये क्या करती है, इनको परिपक्व करने में मदद करती है। तो धीरे धीरे ये परिपक्व हो रहे हैं। ठीक है, और जब मैच्योरेशन की जब प्यूबर्टी की एज के अंदर ये क्या होते हैं, एक जो ओवरी में से एक जो है ओवम जो होता है या सेकेंडरी oocyte जो होता है वो बाहर निकलता है। अच्छा, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है, यानी सेकेंडरी oocyte जो कह सकते हैं कि ये अभी तक ओवम नहीं बना है। ओवम नहीं बना है इसका मतलब इसमें ये किस में अटका हुआ रहता है, ये मेटाफेज में रहता है। कौन से, मेटाफेज। मेटाफेज जो है वो सेकेंड में ये अटका हुआ रहता है। कैसा होता है, अरेस्ट होता है। ठीक है, मेटाफेज सेकंड के अंदर अरेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्पर्म आ जाता है, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है इसके अंदर सेकेंडरी oocyte के अंदर, तब ये वापस अपनी मेटाफेज को आगे वाले चक्र जो होता है वो पूरा कर लेता है। और पूरा करने के बाद में वो फिर क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। ओवम बनने पे इसमें जो न्यूक्लियस होता है किसका, स्पर्म का, वो इसको क्या कर लेता है, फर्टिलाइज कर लेता है। अच्छा, ये बात तो हुई फर्टिलाइजेशन की। फिर क्या होता है कि जब ये ग्राफियन फॉलिकल में से जब ये निकल जाता है ओवम, तब ये किस में बदल जाती है, एक पीले रंग का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। जब अंडा क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है यानी निकल जाता है, तब उसका जो रिड्यूजल स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं अपन कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अच्छा, जब ये प्रेगनेंसी होती है, सपोज मान लो प्रेगनेंसी है, तो प्रोजेस्टेरोन का एक ही काम है कि जो मैंने बताया था कि जो गर्भावस्था के दौरान आप देखोगे गर्भ धारण हेतु अनुकूलन वातावरण तैयार करना। अच्छा, ये अनुकूलन वातावरण तैयार कौन करेगा, ये अनुकूलन वातावरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवार है उसको मोटी बनाता है। क्या करता है, उसको मोटी बनाता है। उसको पता होगा कि भाई अब अंडा तो निकल चुका है, अब इसका फर्टिलाइजेशन होगा जब स्पर्म आएंगे। ठीक है, और स्पर्म आने के बाद में उससे पहले ये धीरे धीरे क्या करने लग जाता है कि ये जो है वो अपने जो यूट्रस की वॉल है उसकी थिकनेस को बढ़ाता है। ठीक है,
कौन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है कि वहां पे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है। तो ये करता है। अगर सपोज मान लो स्पर्म आ भी जाते हैं और प्रेगनेंसी जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो आने के बाद में तो ये जो है वो क्या होता है, पूरी प्रेगनेंसी तक ये कार्यरत रहता है, ठीक है, ये कार्यरत रहेगा। सपोज मान लो अंडा निकल गया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी निकल गया, ठीक है, और वो यूट्रस जो है, यूट्रस की वॉल यानी गर्भाशय की दीवार भी मोटी होती जा रही है, ठीक है, लेकिन स्पर्म नहीं आए, स्पर्म नहीं आए तो क्या होगा? अगर स्पर्म नहीं आते हैं बाई चांस, ये क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल रहा है, ठीक है, स्पर्म नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो थिकनेस जो हो रही है वो यूट्रस की वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यो यूट्रस तो इसलिए थिकनेस हो रही है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल रहा है, लेकिन जो अंडा निकल चुका है वो इंतजार में किसके? वो स्पर्म के इंतजार में, लेकिन स्पर्म आए ही नहीं है। अगर स्पर्म नहीं आते तो इसकी जो उम्र जो होती है वो 10 से 12 दिन की होती है। 10 से 12 दिन बाद क्या हो जाता है? ये डीजनरेट हो जाता है, और डीजनरेट होने के बाद में ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। ये क्या होता है? इसका रिड्यूजल स्ट्रक्चर है, डीजनरेट स्ट्रक्चर है किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। ये कब बनता है? जब क्या क्या नहीं होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। अच्छा, तो इसका मतलब कॉर्पस एल्बिकेंस बनने से क्या होगा? जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो डाउन होता जाएगा, और डाउन होता जाएगा तो सीधी सी बात है, जो यूट्रस की वो जो थिकनेस बढ़ाई थी इसने, वो धीरे 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 क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, और इसी को बोला जाता है अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है, ठीक है। और ये हर महीने होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये इस कारण होता है। अंडाशय की औतिकी। आंतरिक संरचना के आधार पर अंडाशय में एक सघन ठोस अंग है जो मोटे एवं सघन बाह्य वलकुट। अच्छा, दो भाग होते हैं इसके अंदर। ये जो बाह्य भाग है इसको बोला जाता है वलकुट, बीच वाले भाग को बोला जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो रुधिर नलिकाएं भी है, आप देखोगे तंत्रिका जो है वो कोशिकाएं भी है, ठीक है। मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। दूसरा, अंडाशय के सबसे बाह्य आवरण में पेरिटोनियम, ठीक है, कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पेरिटोनियम। आंतरिक भाग में संयोजी उत्तक से निर्मित महीन सफेद सी टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, तथा मध्य में घनाकार कोशिका की एकरिक जननिक उपकला होती है। जननिक उपकला मध्य में, यही बनाती है क्या? फॉलिकल। वलकुट तथा मध्यंश में संयोजी उत्तकों से तंतुओं से निर्मित पदार्थ को क्या बोला जाता है? बीच वाले को स्ट्रोमा कहा जाता है। वलकुटीय क्षेत्र में स्ट्रोमा में प्रत्यास्थ तंतु, अरेखित पेशीय तंतु, रुधिर वाहिनियां, परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक गोलाकार अंडाशय ग्राफियन पुट्टिका तक पाई जाती है, ठीक है। पुट्टक कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा अंडाशय पुट्टक का आकार में क्या करता है? वृद्धि करता है। इन कोशिकाओं में से कोशिका शीघ्रता से आकार में वृद्धि कर अंडाणुओं का निर्माण करती है, और शेष कोशिका पुट्टक कोशिकीय पुट्टक कहलाती है। कोशिकीय पुट्टक कहलाती है। परिपक्व जो पुट्टिका होती है उसको बोला जाता है ग्राफियन पुट्टिका, ठीक है। तो जो पहले इस एपिथेलियम की कोशिका जो है, जननिक एपिथेलियम जो है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम, वहां की कोशिका में से क्या होती है? इन कोशिकाओं में शीघ्रता से आकार में वृद्धि करती है और वो अंडाणु का निर्माण करती है, ठीक है। और उनके चारों तरफ क्या हो जाती है? कोशिकाओं का समूह बन जाता है जिसको बोला जाता है कोशिकीय पुट्टिका या पुट्टक कोशिकाएं कहा जाता है। परिपक्व होने के बाद में ये जो है वो किसमें बदल जाती है? ग्राफिन पुट्टिका। और ग्राफिन पुट्टिका के अंदर कौन सा होता है? अपना सेकेंडरी oocyte होता है या oocyte होता है, अंड कोशिका होती है, ठीक है, यानी द्वितीयक अंड कोशिका, द्वितीयक अंड कोशिका होती है, वो स्तनधारियों की बात कर रहा हूं मैं। के बाहर की तरफ एक पारदर्शी पतला स्तर जिसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? जोना पेल्यूसिडा। जो कहां पे मिलता है अपने को? ये अंड के जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है इसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। अंडाणु के चारों तरफ जो कवर होता है उसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। इसके बाहर स्तंभी कोशिकाओं का होता है जिसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। इसके बाहर जो होती है वो कौन सा होता है? कोरोना रेडिएटा। और ग्राफियन पुट्टक की वृद्धि प्रावस्था में कणिकामय कला जिसको बोला जाता है मेम्ब्रेन जो होती है उसको ग्रेनुलोसा बोला जाता है। तो देखो तीनों को समझ लेते हैं अपन। यहां से जैसे ये अंडा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सपोज मान लो ये आपका जो है वो अंडा है, इसके ऊपर जो सेल है ये कवर है, पतला महीन जो होता है, इसको बोला जाता है क्या?
जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोशिकाओं का समूह दिखेगा, इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जो समूह है कोशिकाओं का, ठीक है, ये इसको बोला जाता है क्या, ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, ये ग्रेनु, इसको बोला जाता है क्या, एंट्रम। ये होती है एंट्रम, इसमें भरा जाता है लिक्विड, तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो है वो लाल कलर का आपको दिखा जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और उसके बाद में देता है कोरोना रेडिएटा, और ये जो है वो क्या है, ग्रेनुलोसा सेल होती है। फिर आंतरिक संरचना के आधार पर अंडाशय में एक सघन, देखो ग्राफियन पुटक में वृद्धि प्रावस्था के समय अब कणिकामय कला जो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा की पुटक कोशिकाओं के बीच में एक गुहा, पुट्टी का गुहा, जिसको एंट्रम कहा जाता है, अभी बताया आपको क्या होता है, वो एंट्रम होता है। ठीक है, जो गुहा होती है बीच में, जो उसको क्या बोला जाता है, एंट्रम बोला जाता है। ये जो है वो एंट्रम है, का निर्माण होता है, जिसमें रंगहीन द्रव या पुट्टिकीय द्रव, लिकर फॉलिकुलर, भरा हुआ रहता है। ग्राफियन पुटक में एक स्थान पे पुट्टिकीय गुहा का विस्तार नहीं होता है, तो आप देखोगे कि एक स्थान पे पुट्टिकीय गुहा का विस्तार नहीं हुआ, वो ये वाला रीजन, यहाँ पे ये जो है वो जो है क्या नहीं हुआ है, इसका विस्तार नहीं हुआ है। इस भाग में अंड कोशिका युक्त संरचना कणिकामय कला द्वारा एक संयोजी पिंडक द्वारा पुटक की दीवार से जुड़ी हुई रहती है। इस संयोजी पिंडक के अंडधर सक्रिका या अंडधर पुंज, जिसको डिस्कस प्रोलीजियर्स या कोलुमनस ऑपरस कहा जाता है, जहां से वो नीचे से टिका हुआ है वहां पे। ग्राफियन पुट्टिका की वृद्धि के अंतिम अवस्था में प्राथमिक अंड कोशिका होती है। ठीक है, में प्रथम ऊसाइड, प्राथमिक ऊसाइड होता है। प्रथम परिपक्व में विभाजन से फर्स्ट में जो होता है मैच्योरेशन डिवीजन होता है, जिससे द्वितीयक अंड कोशिका का निर्माण होता है। किसमें बदल जाती है ये, ग्राफियन पुट्टिका में आपको कौन सा मिलेगा, सेकेंडरी ऊसाइड मिलेगा, ना कि ओवम मिलता है, अंड कोशिका अभी नहीं मिलती है, द्वितीयक अंड कोशिका होती है। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों की अवस्था में अंडोत्सर्ग जो होता है, अंडोत्सर्ग के समय परिपक्व पुट्टिका के फटने से अंडाणु मुक्त होकर बाहर आ जाता है, और जिसके पश्चात फटी हुई पुटक जो होती है वो कोशिका द्वारा पीले रंग का एक ग्रंथि संरचना बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अभी बताया था कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन पुट्टिका से अगर वो अंडा उत्सर्जित हो गया तो उसके बाद में जो बनता है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और ये क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। अंडाणु के निषेचन होने के पश्चात भी ये बनी हुई रहती है, और कॉर्पस ल्यूटियम अस्थायी अंतस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, इनके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्राव किया जाता है। ठीक है, जो गर्भाशय के स्तन, गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों की क्रियाशील बनता है। एक वयस्क महिला में दोनों अंडाशय में लगभग 4 लाख ग्राफियन पुटक पाए जाते हैं। कितने, 4 लाख। इनमें से अधिकांश जो है वो अपाशित हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। के पश्चात मासिक चक्र का औसत दिन जो होता है वो कितना होता है, 28 दिन का होता है, से निष्कासित कर दिए जाते हैं। यानी प्रत्येक जो होता है एक जो है वो किससे अपाशित होकर जो है वो किससे, मासिक धर्म द्वारा इनको क्या किया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। फिर वहां से जब अंडाणु निकलता है तो कहां पे जाता है, ये जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब की अगर देखा जाए तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे ये गर्भाशय, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित पेशियों के निकट संबंध होती है, जिसमें डिंब वाहिनी नलिका, अंड वाहिनी अथवा गर्भाशय नलिका भी कहा जाता है। डिंब वाहिनी नलिका अपनी और अंडाशय के समीप गर्भाशय तक फैली हुई रहती है, यहाँ से अंडाशय से गर्भाशय तक फैली हुई रहती है। इसका अग्र भाग कीप नुमा होता है, जो अंडाशय से लगा हुआ रहता है, इसको इनफंडीबुलम या कीप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। ठीक है, जिसके किनारों पे उंगली के समान क्या बन जाते हैं, जालरदार पर्वत निकलते हैं, जिनको जालर या फिम्ब्राई कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फिम्ब्राई। ये अंडाणु को कलेक्ट करने में मदद करते हैं।
कीप में छिद्र होता है, यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक छिद्र मिलेगा जिसके अंदर अंडाणु नीचे जाएगा। छिद्र को ऑस्टियम कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब में अंड में है। अंडवाहिनी की दीवार में संकुचनशील व पक्षमाभी पेशियां होती है, जो अंडाणु को ऐसे जो है पक्षमाभी मतलब आपको सीलिया नुमा उभार यहाँ पे नजर आएंगे, जिससे क्या होगा, अंडाणु आगे की तरफ वृद्धि करता है। इसकी श्लेष्मीय उपकला म्यूकस, ठीक है, एपिथेलियम की स्त्राव से कोशिका द्वारा गाढ़े लसलसे तरह पतली परत का स्त्राव किया जाता है, जो अंडाणु को पोषण व सुरक्षा प्रदान करता है। अंडवाहिनी के अंतिम, इसको बोला जाता है फूला हुआ भाग को एम्पुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्पुला, ठीक है, और इसको बोला जाता है इस्मस। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, एम्पुला पे होता है। निषेचन का होगा वो एम्पुला पे रीजन पे होगा। निषेचन का होता है एम्पुला रीजन में होता है, ठीक है। अंडा से मुक्त जो है वो जालर के द्वारा अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं। जैसे अंडा निकलता है ओवरी में से, वो कहाँ चला जाता है, इस के अंदर ये चला जाएगा, किसके अंदर, इन्फंडिबुलम के अंदर। वहां से ऑस्टियम में, ऑस्टियम से एम्पुला, एम्पुला से इथमस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर कुछ अवस्था यहाँ निकलती है, फिर उसके बाद में वो एम्ब्रियो जो होता है वो कहाँ पे, गर्भाशय के अंदर जो होता है वो क्या एस्टिब्लिश हो जाता है। फिर है गर्भाशय। ये नाशपति आकार का खोखला अंग होता है जो श्रोणि क्षेत्र के मध्य में स्थित होता है। 3 मजबूत सयानु लिगामेंट इसे श्रोणि गुहा के साथ में सीधे से जोड़ते हैं। सामान्यतः इसका आकार देखेंगे तो 7 पॉइंट से 50 और 2 सेंटीमीटर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। दोनों तरफ से अंडवाहिनी में ये खुलता है। दोनों तरफ क्या होती है, अंडवाहिनी होती है। गर्भाशय की दीवार मोटी, अत्यधिक पेशी युक्त होती है। गर्भाशय में गुहिकीय स्तर में श्लेष्म उपकलाओं का स्तर का बना हुआ होता है। इससे बना हुआ होता है श्लेष्म उपकला, जिसमें गर्भाशय का अंत स्तर एंडो जो होता है वो आंतरिक स्तर होता है, जिसमें म्यूकोसा के बाहर चिकनी पेशियों से निर्मित एक मोटा पेशी स्तर पाया जाता है, जिसे मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसके बाहर जो होता है वो मायोमेट्रियम होता है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होता है जो सबसे बाहर होता है, ठीक है। फिर होता है मायोमेट्रियम जो कहाँ पे होता है, मध्य में होता है। और अंत में जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो है एंडोमेट्रियम जो कहाँ पे होता है, अंदर, आंतरिक। गर्भाशय के ऊपर मुख्य भाग में अपेक्षाकृत चौड़ा, तिकोना, ट्रायंगुलर शेप का होता है, नाशपति कार का होता है, बॉडी कहा जाता है उसको। इसका निचला जो है वो संकीर्ण भाग गर्भाशय दीवार कहलाता है। एक बाह्य दीवार या जिसको ओरिफिस जो योनि में खुलता है, कहाँ पे खुलता है, ये गर्भाशय योनि में खुलता है। और निषेचन के बाद में निर्मित भ्रूण जो है वो अपरा द्वारा गर्भाशय की दीवार पे संलग्न रहता है। इसे सुरक्षा या पोषण मिलता है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा या अपरा के द्वारा, ठीक है। वो यहाँ पे निर्माण करता है। अपरा के निर्माण में मदद कौन करता है, ये वाला अपरा निर्माण में। योनि गर्भाशय की दीवार में उभर कर एक पतली लंबी नलिका नुमा संरचनाएं होती है, ठीक है। लचीली पेशी झिल्ली में नलिका रूपी संरचना होती है जिसे योनि कहते हैं। योनि की भित्ति कोशिका में ग्लाइकोजन का संचय होता है। योनि में उपस्थित लैक्टोबैसिलस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस से क्या होगा, ये जो है वहां पे अम्लीय वातावरण तैयार करता है, क्योंकि देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी होती है, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से क्या होगा, वहां पे इंफेक्शन का खतरा रहता है, तो वहां पे लैक्टोबैसिलस से क्या करता है, मीडियम जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, जो उसे संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवाणुओं की किण्वन क्रिया द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा योनि में उपस्थित श्लेष्म में अम्लीय माध्यम हो जाता है, और जो संक्रमण से क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। योनि द्वारा पतली सी झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से बंद रहता है, जिसे योनि आछत कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। योनि जो होती है वो क्या होती है, हाइमन द्वारा क्या होती है, वो कहते हैं कि ये जो हाइमन जो है वो फर्स्ट जो कॉइटस होता है, फर्स्ट मैथुन की क्रिया होती है जब ये टूटती है, ठीक है। और उसके बाद में हो सकता है देखो, लेकिन अपन इससे ये नहीं उसके वर्जिनिटी को साबित नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो अगर साइकिलिंग करते हैं, स्पोर्ट या जो एक्टिविटी करते हैं, तो उसके अंदर भी ये क्या हो सकती है, टूट सकती है। तो इसके द्वारा अपन किसी भी वर्जिनिटी को साबित नहीं कर सकते। ये अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, लैंगिक संपर्क, व्यायाम से फट जाती है, और योनि स्त्रियों के मैथुनांग की तरह
कार्य करने के लिए अतिरिक्त गर्भाशय से उत्पन्न मासिक स्राव के निष्कासन पथ को उपलब्ध करवाती है। तो दो इस जो कॉर्पुलेशन के समय जो है मैथुन अंग की तरह ये कार्य करती है। वहां पे जो होता है वो शीशन के द्वारा क्या दिया जाता है, शुक्राणु दिया जाता है। उसके बाद में जो मासिक धर्म निकलता है वो भी जो है वो या से निकलता है। तीसरा जो है, जो जब शिशु का प्रसव के समय, शिशु का जन्म भी इसी मार्ग से होता है। तो शिशु के जन्म से गर्भ शिशु बाहर भी निकलने के लिए जनन नाल जो होती है ये बर्थ कैनाल की तरह कार्य करता है। तो इसके कई सारे काम है। बग, जिसको बुलवा बोलते हैं, ये बाहरी भाग है, जो है वो क्या है, बाहर वाला भाग है। स्त्रियों के सभी जो बाह्य जननांग जो होते हैं सम्मिलित के रूप में बग कहा जाता है। ये श्रोणी के मूलाधार के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। बग में निम्नलिखित संरचना होती है। सबसे पहले है प्यूबिस मून, ठीक है। प्यूबिस मून ये त्वचा से ढका हुआ उभरा हुआ वसीय उत्तकों का वाला भाग होता है, जिसको प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर स्थित होता है। तो आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये जो है ये प्यूबिस मून है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है, जो पहली वाली स्किन होती है उसको लेबिया, माइनोरा जो है वो नीचे वाली है, मेजोरा जो है वो बड़ी वाली है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। और इसको बोला जाता है क्या, ये योनि है, ये वेजिनल पोर है, ठीक है। यहाँ से योनि स्टार्ट होती है। ऊपर जो है वो यूरेथल पोर है, जो मूत्र मार्ग है। कैसा है, मूत्र मार्ग है। यहाँ पे कहते हैं कि जो पेनिस की एक रिजिडुअल स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोला जाता है, क्लिटोरिस। और ये जो होता है वो एनस होता है, ठीक है। जिसे लेबिया मेजोरा, ये प्यूबिस मून के नीचे की तरफ पीछे की ओर विस्तृत होती है। एक जोड़ी अनुदैर्ध्य वलन होती है, वलन है, ठीक है, जो त्वचा में आच्छिद होती है, वसीय ऊतकों से निर्मित होती है और इनकी बाह्य त्वचा में रोम पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे आपको ये जो वाले भाग के अंदर, ये जो है लेबिया मेजोरा, इस वाले भाग के अंदर आपको रोम मिलेंगे। लघु बगकोष्ठ, जिसको लेबिया माइनोरा कहा जाता है, ये वर्ध बगकोष्ठ के बीच में उपस्थित होती है। ये एक जोड़ी छोटे वलन के रूप में होती है। ये वाली, ये जो खुली हुई है, ये कौन सी है, माइनोरा है, जो वर्णकों युक्त होती है, त्वचा से निर्मित होती है, प्रगान को घेरे हुए रहती है। फिर है बग सेप, जिसको क्लेटोरिस बोलते हैं। ये प्यूबिस मून के नीचे लघु वृष्ट के अग्र भाग के कोने पे स्थित होती है। ये संवेदी व उत्साही अंग है, एक्टाइल अंग है, जो कि नर शीशन के समजात अंग माना जाता है। नर के समजात अंग इसको माना जाता है। प्रंगा वेस्टिबुलर, लघु वृष्ट कोर के नीचे मध्य में स्थित एक दरार के रूप में स्थान प्रगान कहलाता है। मूत्र मार्ग व योनि अपने संगत द्वार ऑपिसियस में खुलते हैं। मूत्र मार्ग द्वारा यूरिन तथा मीटस बग सेप के ठीक ऊपर एक छोटे से छिद्र के रूप में होता है। इसे नीचे योनि द्वार या जो है वेजिनल पोर स्थित होता है, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, इसके संरचना जो है वो ये इस तरह की होती है। नेक्स्ट है ग्रंथि, जिसको बोला जाता है बल्बो यूरेथर, नहीं सॉरी बोल्नोथिन। बोल्नोथिन जो है बल्बो यूरेथर का पे मिलती है नर में। वृत्त पर्णांग ग्रंथियां होती है। योनि के द्वारा दोनों तरफ एक छोटे सेम आकृति की ग्रंथियां, जिसको वृद्ध भ्रूकोष्ठ पर स्थित होती है। ये ग्रंथियां एक सारीय व स्नेल लुब्रिकेटिंग द्रव का स्राव करती है, जो बग भाग को नरम रखता है और लैंगिक परस्पर व्यवहार को क्या बनाता है, ये सुगम बनाता है। नेक्स्ट होती है जो ब्रेस्ट या छाती बोलते हैं उसको। स्तन व छाती जो स्त्रियों के जनन तंत्र में सहायक अंगों की तरह काम करता है, मिल्क का सिक्रेशन करता है। मादा में स्तन ग्रंथियां से युक्त एक जोड़ी स्तन उपस्थित होते हैं। ये वक्ष के सामने की तरफ जो अपने अंशी पेशियां जो होती है, ये पेक्टोरिया, ठीक है, वहां पे अंश मेखला के ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्तन ग्रंथियों में स्थित में भीतर की संयोजी ऊतक कितने 15 से 20 नलिका कोष्टिका पालिकाएं पाई जाती है। इनके बीच में वसीय ऊतक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, वसीय ऊतक। प्रत्येक का पालियों से में अंगूर के नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको दुर्ग ग्रंथियां कहा जाता है। दुग्ध स्त्राव करती है। ये दूध नवजात शिशु के पोषण का कार्य करती है और प्रत्येक पालियों से निकलती हुई छोटी वाहिनिकाओं से दुग्ध नलिका, जिसको लैक्टिफेरस ट्यूब कहा जाता है, ये आगे बनती है। देखो ये जो है यहाँ पे बहुत सारी एल्वोलाई है, जिनको बोला जाता है एल्वोलाई टिश्यू, जिन्हें दूध ग्रंथियां बोला जाता है। ये लैक्टिफेरस ट्यूब, लैक्टिफेरस ट्यूब जो होती है वो आगे चलिए किसमें खुलती है, वो खुलती है यहाँ पे निप्पल के अंदर, ठीक है। ये पीछे वाली जो मसल्स है, रिब्स वाली मसल्स है, उसको डिनोटेट किया गया है। ये एडिपोज यानी वसीय टिश्यू जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टिफेरस ट्यूब जो होती है वो यहाँ पे खुलती है।
ऐसी कई दूध नलिकाएं जो होती है स्वतंत्र रूप से आकर सूचक निप्पल में खुलती है, रेक्टिफायर्स ट्यूब। सूचक स्तन ग्रंथियों के शीर्ष भाग से उभरी हुई वर्णित करते होता है, पिगमेंटेशन होता है। यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा, ब्लैक एरिया मिलेगा, काले रंग का, के आसपास के क्षेत्र में गहरा वर्णित होता है। इस क्षेत्र को स्तन परिवेश कहा जाता है, जिसे एल्यूरा, ठीक है, मेनेंस कहा जाता है। स्त्रियों में सूचक के चारों तरफ क्षेत्र वसा का जमाव के कारण या पेशियों के कारण काफी उभरा हुआ होता है। सूचक में 0.5 mm से कितनी 50 से 15 से 25 क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के आकार का नियंत्रण सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और ऑक्सीजन इत्यादि हार्मोन, ऑक्सीटोसिन करते हैं। दूध में वसा, लैक्टोज, कैसीन, लाइसोजाइम, कैल्शियम, विटामिन, कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं, जिसको कोलेस्ट्रेडियम बोला जाता है, ठीक है। माँ का दूध शिशु के लिए पूर्ण पोषण प्रदान करता है, महत्वपूर्ण होता है। जन्म के बाद ये शिशु को विभिन्न संक्रामक से क्या करता है, ये सुरक्षा करता है, ठीक है। तो ये होती है क्या, स्तन ग्रंथियां। तो ये थी नर एवं मादा जननांग, जिनके बारे में अपन ने देखा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।